मेरी देवरानी एक किन्नर थी, लेकिन वह 3 बार माँ कैसे बन चुकी थी, इसी बात का पता लगाने के लिए एक दिन मैं अपने देवर के कमरे में छिपकर बैठ गई। उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी रूह कांप उठी। मैंने देखा कि वो लोग। मेरा नाम शीतल है। मेरी शादी संजीव से 1 महीने पहले हुई थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और संजीव थे। देवर देवरानी हमसे अलग रहते थे। दरअसल मेरे पति संजीव शहर में पढ़ाई करते थे, इसी वजह से उन्होंने जल्दी शादी नहीं करवाई, जिस वजह से मेरे देवर की उनसे पहले शादी कर दी गई। मेरे देवर और देवरानी अलग घर में रहते थे और मेरे सास ससुर हम लोगों के साथ ही रहते थे। मेरे सास ससुर हम लोगों के साथ रहने के बावजूद भी हमेशा मेरे देवर और देवरानी की ही पढ़ाई करते थे। हमेशा उन लोगों को हम लोगों से अच्छा बताते थे। संजीव की भी मेरे सास ससुर के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। हर छोटी छोटी बात पर वो संजीव को डांटते थे, उनके काम को नीचा दिखाने की कोशिश करते, जबकि मेरे देवर को हमेशा से ही उनके हर काम में उनका सहयोग करते। और यही सब मेरे साथ हो रहा था। वो लोग हमेशा से ही मेरी देवरानी से मुझे कम समझते थे। मैं चाहे लाख कोशिश कर लेती, लेकिन फिर भी वह लोग मेरी देवरानी और देवर को ही अच्छा मानते थे और मेरे और संजीव के लिए बिल्कुल भी उनके मन में प्रेम नहीं था। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मैंने संजीव से कहा कि माँ पिताजी हमारे साथ ऐसे क्यों करते हैं। मैंने कहा कि हम लोग उनकी इतनी सेवा करते हैं, उनकी इतना देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। लेकिन संजीव मेरी इन बातों पर जरा भी ध्यान न देते। मैं जब भी इस बारे में संजीव से बात करती तो वो मुझे दिलासा देकर वहीं पर शांत कर देते और बोलते कि कोई बात नहीं, भगवान सब देखता है। अगर माँ पिताजी को वह अच्छे लगते हैं तो वही सही, हम लोग उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। हम लोगों ने जैसे तैसे खुद को समझा लिया और उनकी हमेशा से सुनते ही रहे। एक दिन मैं और संजीव ऐसे ही बैठे थे, तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना संजीव से एक बात पूछी जाए। मैंने संजीव से पूछा कि संजीव, आपको सुनीता कुछ अजीब सी नहीं लगती क्या, उसके रंग ढंग चाल ढाल। तभी संजीव ने मुझे कमरे में ले जाकर कहा कि तुम्हें एक बात बतानी है, जो कुछ दिनों से मैं बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाया। मैंने संजीव से पूछा कि ऐसी क्या बात है जो आप इतना हिचकिचा रहे हैं। तभी संजीव ने कहा कि दरअसल सुनीता एक किन्नर है। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी मैंने संजीव से कहा, क्या बात कर रहे हो आप, पागल तो नहीं हो गए हो। तभी संजीव ने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, यह सच है कि सुनीता एक किन्नर है। फिर मैंने संजीव से बोला कि अगर वह किन्नर है तो देवर जी ने उसके साथ शादी क्यों की। तभी संजीव ने कहा कि मुझे इस बात का कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं तो अक्सर शहर में ही रहता था। कभी कभार यहाँ पर आता तो 1-2 दिन रुककर वापस शहर चला जाता था। ना ही मुझे इन लोगों ने कभी कुछ बताया। अब जब शादी हो गई तभी मैं यहाँ पर आया हूँ और मुझे भी आए हुए 1 महीना हुआ है। अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगर मेरी देवरानी किन्नर थी तो वह 2 बार माँ कैसे बन चुकी थी, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरा तो दिमाग यह बात सोच सोच कर फटे जा रहा था। एक दिन मैं और संजीव चाय पी रहे थे, तभी मेरी सास हमारे पास आती है और मुझसे कहती है कि तुम्हें जरा भी लाज शर्म नहीं है क्या बहू। मैंने कहा, क्या हो गया माँ जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने। तभी वह कहने लगी कि तुम अपने पति के बराबर बैठकर चाय पी रही हो। हमारे जमाने में इस सबको पाप मानते थे और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह पाप नहीं रहेगा। मुझे तो उनकी बातें बहुत ही अलग लग रही थी। मेरे तो समझ से बाहर हो रही थी कि ये किन ख्यालों में जी रही हैं। मैंने माँ जी से कहा कि संजीव मेरे पति हैं, मैं कोई गैर मर्द के पास तो बैठी नहीं हूँ, और वैसे भी अगर मैं अपने पति के पास बैठकर चाय पी रही हूँ तो इसमें क्या हर्ज है। तभी उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी संजीव ने उठकर मुझे शांत करवाया और कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ। मैं कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद जब संजीव कमरे में आए तो मैं उनसे नाराज थी। मैंने उन्हें कहा कि आप हर बात में उन लोगों की ही तरफदारी करते हो, बिना गलती आप मुझे चुप करवा देते हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी संजीव ने मुझे कहा कि देखो, वह बड़े हैं, हमें उनकी सुननी ही पड़ेगी और मैं हमेशा से ही सुनता आ रहा हूँ, तो तुम भी सुन लो, हमारा क्या जाता है। कोई बात नहीं, अगर उन लोगों को हमें सुनाकर अच्छा लगता है तो यही सही। मैंने संजीव से साफ बोल दिया कि संजीव, आपके जितना बड़ा दिल मेरा नहीं, मैं बिना गलती किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। तभी संजीव ने मुझे समझाया कि कुछ दिन की ही बात है, शायद माँ पापा राकेश के घर चले जाएंगे। कल इस बात को वे लोग जिक्र कर रहे थे। तभी मैंने संजीव से कहा, ये नहीं जाएंगे, तरफदारी उनकी करते हैं, खाना उनके घर खाते हैं और अब जब झगड़ा करने का मन करता है तो हमारे घर पर चले आते हैं। संजीव ने जैसे तैसे मुझे समझा दिया
और मैं थक हार कर बैठ गई क्योंकि मेरी कुछ चलने वाली तो थी नहीं। खैर एक दिन मैं खिलौना देने मेरे देवर के घर गई जो उनकी बेटी खेलते हुए हमारे घर पर छोड़ गई थी। तभी मेरे देवर और देवरानी वहीं पर बैठे खाना खा रहे थे। मैं बिना कुछ बोले वो खिलौना वहां पर रखकर आ गई। मेरे मन में यही बात चल रही थी कि मेरे सास ससुर को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमसे क्यों दिक्कत हो रही है। मैंने अपने घर आकर सारी बात संजीव को बता दी। वो लोग भी हमारी तरह ही खुल के जी रहे थे, लेकिन उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं थी। हम पर क्यों? तभी वहां पर मेरी सास आ गई और कहने लगी कि क्या बड़बड़ा रही हो। तभी मैंने उन्हें सारी बातें कह डाली तो उन्होंने कहा कि उनके जितना धन दौलत है क्या तुम्हारे पास है। अब मुझे सारा माजरा समझ आ गया था कि इन्हें क्या चाहिए। दरअसल मेरे माता पिता के पास ज़्यादा जमीन जायदाद नहीं थी और हम 4 बहन भाई थे। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत मुश्किल से करा पाए थे और दहेज दे यह उनकी क्षमता नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में ही मुझे विदा किया था। वैसे भी संजीव को मैं पसंद आ गई थी, इसलिए संजीव ने मुझे बिना किसी दहेज के ही एक्सेप्ट कर लिया था। और मेरे सास ससुर ने उस समय यही कहा था कि हमें धन नहीं चाहिए। मैंने भी यह बात अपनी सास से कह डाली, लेकिन उन्हें कुछ फर्क न पड़ा। वो ऐसे ही मुझे सुनाती रही। अब मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मुझे पता चला कि देवरानी प्रेग्नेंट है। अब तो मैं पूरी तरह से बौखला उठी थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, क्या छुपाया जा रहा है आखिर हमसे। एक बात तो मुझे समझ आ गई थी, इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर है। मुझे इस बात का पता लगाना था। मैंने संजीव से कहा कि क्यों ना हम लोग उनके घर जाकर पता लगाएं कि आखिर बात क्या है। तभी संजीव ने मुझसे कहा कि मुझे इस सब में नहीं पड़ना। मैं शुरू से लेकर आज तक माँ पिताजी की सुनते आया हूँ और आगे भी सुन लूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी मेरा साथ देने से मना कर दिया, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन मैं यह पता लगाने के लिए अपने देवर के कमरे में छुपकर बैठ गई और सोचा कि आज रात को देखते हैं इनके कमरे में होता क्या है, क्योंकि ज्यादा ना तो उनकी बात से तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। ऐसा ही सोचकर मैं अपने देवर के कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई और कुछ देर बाद मेरे देवर कमरे में आते हैं, लेकिन साथ में एक औरत आती है। वह औरत मेरी देवरानी नहीं थी। मेरे देवर उनके पास बैठते हैं और उनका हाथ थाम लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन, तुम्हारे साथ के बिना मेरा कुछ भी ना होता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं धैर्य बनाए वहीं पर बैठी रही। थोड़ी ही देर बाद मेरी देवरानी सुनीता भी कमरे में आ जाती है और उन दोनों के पास बैठ जाती है। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बार बार यही दिमाग में ला रही थी कि एक गैर औरत के पास मेरे देवर बैठे थे, लेकिन सुनीता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर अचानक उनके दरवाजे की घंटी बजती है और वो लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। तभी मैं मौका पाकर खिड़की से अपने घर पर आ जाती हूँ। मैं वह सारी बात संजीव को बताती हूँ। पहले तो संजीव ने मुझे डांटा कि तुम्हें क्या जरूरत थी उन लोगों के कमरे में छुपकर ऐसे ताकझाक करने की, यह सब अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने जैसे तैसे संजीव को समझाया और कहा कि आखिर हमें भी तो पता होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, हम भी तो इस घर के सदस्य हैं। तभी संजीव ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो हम कल माँ पिताजी से पूछ लेते हैं। दूसरे दिन सवेरे होते ही जब माँ पिताजी बैठे थे, तभी संजीव उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोगों को जवाब चाहिए। तभी मेरी सास गुस्से से कहती है कि किस चीज का जवाब चाहिए तुम्हें। तभी संजीव को गुस्सा आ जाता है और उन्हें पहली बार इस गुस्से में देखकर सासू माँ उनके आगे कुछ बोल नहीं पाती। तभी संजीव उन्हें कहते हैं कि यह बात तो हम सबको पता है कि सुनीता एक किन्नर है, फिर वह बार बार माँ कैसे बन जाती है और आप हम लोगों में इतना भेदभाव क्यों करती हैं। हम लोग जो भी करते हैं वह गलत हो जाता है और वही काम अगर सुनीता और राकेश करते हैं तो सही हो जाता है। आखिर यह सब चल क्या रहा है इस घर में। तभी मेरी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मुझे भी अपने पास बुला लेती है और हम दोनों को सोफे पर बैठाकर कहती है कि तुम दोनों को पूरी बात बताती हूँ। दरअसल राकेश की शादी सुनीता से इसलिए करवाई गई क्योंकि सुनीता एक किन्नर थी और उसके माता पिता इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास अनाप शनाप पैसे हैं। हम लोगों के मन में लालच आ गया कि क्या फर्क पड़ता है, अगर किन्नर से शादी हो जाती है तो एक कोने में सुनीता भी रहेगी और दूसरे में राकेश अपनी गर्लफ्रेंड को रख लेगा। उससे बच्चे पैदा करके हम सुनीता का नाम दे दिया करेंगे और दुनिया को पता नहीं चलेगा और जो धन आएगा उससे हम ऐश में रहेंगे। इसलिए हमने राकेश की शादी सुनीता से करवा दी और सुनीता को अपने घर में बहू बनाकर ले आए। रही बात बच्चों की, तो वह राकेश अपने घर में ही अपनी गर्लफ्रेंड को रखता है जो अनाथ थी। राकेश को कॉलेज टाइम से ही उस लड़की से प्यार था। यह बात हम लोगों को पता थी। संजीव को इसलिए नहीं बताई क्योंकि संजीव हमेशा से
इन सब लालच के खिलाफ था, इसलिए हमने संजीव से छुपाना ही ठीक समझा। इसलिए सुनीता के माता पिता से हमें ढेरों सारा दहेज धन में मिला था। इसी वजह से हमने आज तक उसे कुछ नहीं कहा और उसकी हर बात को सही समझा, क्योंकि हमें डर था कि सुनीता कहीं गुस्से में आकर यहाँ से चली न जाए और हमारे हाथ से धन दौलत भी ना चले जाए। इसलिए हम लोगों को एक खेल खेलना पड़ा। अब तो मेरे और संजीव की आंखों में आंसू आ चुके थे कि कोई धन के लालच में इतना कैसे गिर सकता है। हम लोगों को समझ में आ गया था कि यह सब क्या हो रहा था, क्योंकि मैं दहेज लेकर नहीं आई थी, इसलिए मेरे सास ससुर को फूटी आंख नहीं भाती थी, जबकि सुनीता के पास अनाप शनाप पैसा होने की वजह से वह सबकी आंखों में लाडली थी। संजीव मेरी सासू माँ से बोलने लगे कि मुझे घिन आती है कि आप लोगों का बेटा हूँ और आप मेरे धन दौलत के लालच में आकर किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो। आप लोगों ने उस बेचारी सुनीता जो एक किन्नर थी उसको धन के लालच में बहू बना लिया। अगर उसके पास धन नहीं होता तो आप लोग उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, और जब आपको पता चला कि उसके पास इतना पैसा है तो आप लोगों ने उसे बहू बनाने की सोच ली। कि आप लोगों में इतना कलेजा है कि उसे बिना धन दौलत के भी अपना सकते थे। यह सब सुनकर मेरे सास ससुर की नजरें भी झुक गई थी। हम दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और बिल्कुल मौन अवस्था में दुखी मन से बैठ जाते हैं। मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि आखिर यह लालच क्या क्या करवा जाएगा। पता नहीं दुनिया में लालच कब खत्म होगा। इस लालच की वजह से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कितने गुनाह कर बैठते हैं लोग इस लालच की वजह से। मैंने संजीव से कहा कि संजीव एक बात पूछूं। तभी संजीव ने कहा कि हाँ पूछो, क्या हुआ। मैंने कहा कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही क्या, पैसों से बड़ा विश्वास नहीं है क्या। तभी संजीव ने कहा कि अगर मानो तो पैसे से बड़ा विश्वास होता है, लेकिन इस दुनिया में विश्वास की वैल्यू पैसे से ज्यादा नहीं है। अगर किसी के पास पैसा है तो उसकी हर गलती माफ, उसकी हर कमी अच्छाई ही दिखाई देती है, उसकी हर गलत आदत शौक में बदल जाती है, और अगर पैसा ना हो तो उसका सारा टैलेंट गलतियों में बदल जाता है। संजीव की यह सारी बातें मेरे दिल को छुए जा रही थी और मैं अपने मन में सोचे जा रही थी कि लोग पैसों में इतने अंधे क्यों हो जाते हैं। क्या दिल की अच्छाइयों को कोई नहीं देखता। और इन सब का जीता जागता उदाहरण एक सुनीता थी, क्योंकि दिल से किसी ने भी सुनीता को एक्सेप्ट नहीं किया था, ना ही सुनीता को अपनी बहू माना था। अगर उसे बहू माना था, अगर उसे इज्जत मिल रही थी तो उसके पैसों के दम पर। मैं अपने आप से ही कहे जा रही थी कि अगर किसी को अपनाना है तो दिल से अपनाऊं, उसकी खूबी और कमी दोनों के साथ, बिना किसी लालच के अपनाऊं। मैं यही सब सोच रही थी, तभी अचानक देखा तो हमारे कमरे में मेरे सास ससुर के साथ राकेश और सुनीता खड़े थे। मैं और संजीव उठे और उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ। तभी मेरे देवर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम लोग लालची हो गए थे। हमने इंसान की कीमत नहीं समझी और एक मासूम किन्नर का मोल पैसों से लगाया। अब हमारी आंखें खुल गई हैं। आज से मैं खुद मेहनत करके कमाऊंगा और सुनीता को दिल से अपनी पत्नी मानूंगा और पूरे समाज के सामने उसे इसी रूप में अपनाऊंगा। मुझे जरा सा फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। मुझे और संजीव को बहुत खुशी हुई कि आखिर ये लोग सुधर गए हैं। सच्चे दिल वाला इंसान वही होता है जो किसी को उसकी कमी के साथ अपनाए, क्योंकि सभी को भगवान ने बनाया होता है, तो इंसान को कोई हक नहीं होता कि वो किसी में भी कमी निकाले या उसकी कमी का मोल करे। मेरे चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी कि आखिर में पूरा परिवार एक नई सोच के साथ अपना जीवन शुरू कर रहा था। धन्यवाद दोस्तों।